नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव गुलेरिया यहाँ पर किंग के आगे थोड़ी सी ताकत जुटाकर उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उससे पहले ही राजीव गुलेरिया के फोन पर अब अंजलि मल्होत्रा का फोन आ जाता है और अब जब जैसे ही अंजलि का फोन आता है तो वो वहाँ पर राजीव उसका फोन नहीं उठाते हैं। जब किंग राजीव को कहते हैं कि पहले चेक तो कर लो, लगता है तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है, पहले तुम उसे उठा तो लो। किंग की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया जब उस फोन को उठाता है तो अंजलि की रोने की आवाज आती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। अब ऐसे तभी राजीव यहाँ पर किंग के चेहरे की तरफ देखता है जो वो उसी की तरफ देखकर एक सरकास्टिक मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। तब राजीव अब किंग के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तब किंग कहता है कि मैं तुम्हें अब एहसास दिलाऊंगा कि डर क्या होता है, क्योंकि इसका एहसास तुम्हें होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी बेटी को तड़पाया है, अब मैं भी तुम्हें वैसे ही तड़पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पूरी ही जिंदगी तुम्हारे बेटे की शक्ल तक देखने को नहीं मिलेगी। अब तक उस बारिश में किंग और राजीव दोनों ही भीग रहे थे, लेकिन किंग की आंखों में मौत अपने लिए राजीव ने देख लिया था, क्योंकि किंग के चेहरे को देखकर उसे अब अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। किंग ने राजीव गुलेरिया को एक जोर से लात मारी, जिससे वो सीधा ही अब जमीन पर जाकर गिर गया था। इससे पहले कि किंग राजीव गुलेरिया पर एक और अटैक करता, तभी किंग के कानों में वहां पर स्वाति मल्होत्रा की जोर से आवाज आती है। स्वाति मल्होत्रा जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है। वो अब चिल्लाते हुए कह ही रही थी कि हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा, इट्स इमरजेंसी, सी नीड्स हेल्प। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब किंग राजीव गुलेरिया को वहीं पर ही छोड़कर अंदर की तरफ जाने लगे। पहले उन्होंने उन सभी औरतों को कहा कि तुम सब अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि जब किंग अंदर आए तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी औरतें थी, इसलिए किंग अब उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम सब के जाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहाँ से बाहर निकलकर बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, तुम सब उसमें बैठ जाना और वो ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट तक ले जाएगा। ये कहते हुए ही किंग अब अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अब वो कुछ पैसों की गड्डियां निकालता है और उन्हें वहीं पर ही एक टेबल पर रखकर कहता है कि इसे आपस में बांट लेना। तुम्हें तुम्हारे वहां तक पहुंचने का सारा ही बंदोबस्त पूरी तरह से हो चुका है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इसे भी बराबर मात्रा में बांट लेना, ताकि वहां पहुंच के तुम्हें कुछ समय के लिए एटलीस्ट कुछ भी कष्ट ना हो और अपने घर जाने का इंतजाम कर लेना। ये कहते हुए ही किंग अब दौड़कर फिर से अब आयशा मारवा की तरफ दौड़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे अब स्वाति भी भाग रही थी। किंग ने अब आयशा के रूम का दरवाजा खोला, जहां पर आयशा की को बुरी हालत में मारकर गिरा दिया गया था। इसलिए किंग अब उस कमरे में जाता है तो वो वहां पर उसकी हालत को देखकर अब किंग से उसकी हालत भी नहीं देखी जा रही थी। वो आयशा को देखकर किंग एकदम से ही टूट गए थे। किंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा सा छाने लग गया है, वो अभी के भी शायद यहीं गिर जाएंगे। लेकिन अब किंग ने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने अंदर की फीलिंग को इस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी ही मुश्किल से संभाल लिया। हालांकि मुझे उन्हें देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन किंग ने मुझे भी इस चीज का आभास नहीं होने दिया कि वो अंदर तक क्या फील कर रहे हैं। इसलिए अब उन्हें बड़ी ही मजबूती से जल्दी से अब आयशा मारवा को अपने दोनों हाथों में उठाकर अब वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगे। किंग ऐसे दौड़ते हुए जा रहे थे आयशा मारवा को लेके जैसे वो अभी के अभी उन्हें हॉस्पिटल में भेज देंगे। वो बस एक मिनट और जाया नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में किंग ने आयशा मारवा को पीछे एक गाड़ी में लेटा दिया था। मैं भी अब आयशा मारवा के साथ उसी गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि मेरे से भी आयशा मारवा की हालत नहीं देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं मुझे अब यही लग रहा था कि मेरी वजह से ही शायद उनकी ऐसी हालत है, क्योंकि हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो हो सकता है जो हाल यहाँ पर आयशा मारवा का था वो शायद मेरे साथ होना था। और फिर कुछ ही देर में पता नहीं किंग ने अब कौन सा रास्ता चुना, क्योंकि पेरिस की जगह मेरे लिए भी शायद नई ही थी, क्योंकि मैं भी पेरिस पहली बार ही तब आई थी, तो वो रास्ते में मेरे लिए भी बहुत ही अनजान थे। लेकिन किंग ने कोई तो ऐसा रास्ता चुना था कि वो मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रहा है।
किंग हमें किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर में किंग की गाड़ी अब राजमहल के सामने आकर रुक गई थी, क्योंकि किंग ने ऐसे ऐसे रास्तों से गाड़ी को दौड़ाया था जो बहुत ही शॉर्टकट थे। क्योंकि वो 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जल्द से जल्द अब आयशा मारवा को लेकर राजमहल में के सामने पहुंच जाते हैं। किंग अब जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर वो स्वाति मल्होत्रा से कहने लगे, जल्दी बाहर आओ। किंग की बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी बाहर आ जाती है। आयशा मारवा का जिस तरह से हाल था उसको देखकर तो स्वाति यही सोच रही थी कि वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, क्योंकि उस समय आयशा मारवा की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। इसलिए उसने यही एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे जल्द से जल्द। और वैसे भी उसकी हड्डियों का जो चकनाचूर हो चुका था, उसकी वजह से भी उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़े जब किंग ने किसी हॉस्पिटल की बजाय इस गाड़ी को एक महल के सामने खड़ा कर दिया। मैं खुद इतनी हैरान थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुढ़ा कैसा है। इसने आयशा मारवा को बचाने के लिए हॉस्पिटल में न जाके आखिर वो इसे इस महल में क्यों लेकर आया है। लेकिन मैं अपने इसी सदमे में थी, तभी किंग मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। किंग की उस भयानक सी आवाज को सुनकर मैं भी गाड़ी से बाहर आ जाती हूँ और फिर किंग आराम से अब आयशा मारवा को फिर से अपने हाथों में उठाकर एक सीक्रेट दरवाजे से सीधा ही अब वो राजमहल के एक रूम में आ जाते हैं। क्योंकि किंग उस समय पर अब वहां पर मेन डोर से ना आकर वो एक सीक्रेट दरवाजे से एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बड़ी रानी उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उस समय बड़ी रानी को देखकर मुझे भी बड़ा ही अजीब लगा था, क्योंकि बड़ी रानी का ओदा ही कुछ ऐसा था। वो इतनी उनका ओरा ऐसा भयानक था कि नॉर्मली अगर कोई देखे तो वो डर जाए, और वो देखने में इतनी खूबसूरत कि सच में वो एक रानी की तरह दिख रही थी। बड़ी रानी उस वक्त कवीन थी। बड़ी रानी ने जब आयशा मारवा को किंग के हाथों में देखा तो वो हैरानी से अब हैरान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। वो किंग से सवालिया नजरों से पूछने लगी, किसने किया है इनका ये हाल। बड़ी रानी के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि अभी इन सभी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। ये कहते हुए ही अब किंग बड़ी रानी से कहते हैं कि जल्दी से उस सीक्रेट रूम को खोलिए, जो कि यहाँ पर मेरे कहने पर आपने एक मेडिकल वार्ड बनवाया था। किंग की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी भी ज्यादा वक्त न गवाते हुए जल्दी से अब उस रूम में बने उस मिरर को, जो कि एक स्लाइडर था, उसे अपनी जगह से हटाती है। तो वहां पर एक दरवाजा होता है, क्योंकि उस रूम में वहां पर एक मिरर रखा हुआ था। जैसे ही बड़ी रानी ने उसे मिरर को हटाया तो वहां पर उसके पीछे एक दरवाजा था जो ऑटोमेटिक था और वो खुल जाता है। बड़ी रानी जल्दी से अब उस दरवाजे को खोल देती है और अब वो किंग से कहती है, आइए किंग जल्दी आइए। किंग भी अब उनकी बात को सुनकर जल्दी से आयशा मारवा को उस रूम के अंदर लेके जाते हैं और अब वो वहां उसके अंदर जाकर उस रूम में बने हुए एक बेड पर अब आयशा मारवा को लेटा देते हैं। और फिर वो आयशा मारवा को वहां पर लेटाकर फिर से वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उस समय मैं खुद बाहर थी, मैं उसके कमरे में नहीं गई थी स्वाति से। अब जब किंग बाहर आते हैं उस सीक्रेट रूम से, तब वो बाहर आकर स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, तुम्हें इसका ऑपरेशन करना होगा, वो भी अभी के अभी। किंग की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि किंग उसकी हालत तो देखिए, उसे बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं शायद उसे नहीं बचा पाऊंगी, इसलिए उसे अभी के अभी एक अच्छे डॉक्टर की और अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। और आप तो मेरी भी कंडीशन जानते ही हैं कि मैं ऐसी हालत में ये ऑपरेशन करने का रिस्क शायद नहीं ले सकती हूँ। स्वाति की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए ही अब किंग उसे मेडिकल वार्ड के अंदर जाते हैं और फिर जल्दी से एक इंजेक्शन तैयार करके लेकर आ जाते हैं। मैंने उस समय किंग को आयशा मारवा के ऑपरेशन को करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय मैं भी प्रेग्नेंट थी और इसलिए उस समय मेरे लिए भी ज्यादा वक्त तक खड़े हो पाना बहुत ही मुश्किल था। और जैसी उस समय आयशा मारवा की हालत थी तो मेरे से वो देखी नहीं जा रही थी और मुझे यही लग रहा था कि मैं उनका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनका ऑपरेशन कई घंटे चलने वाला था। अनिका, ये तो तुम भी जान सकती हो कि जैसे अब अंजलि मल्होत्रा के ऑपरेशन में कितना वक्त लगा है, उस समय तो मुझे भी उससे भी ज्यादा समय लगने वाला था। इसलिए मैंने सीधे ही किंग को मना कर दिया था। लेकिन मेरी इस बात को सुनकर किंग पता नहीं एक ऐसा इंजेक्शन अंदर से तैयार करके लाते हैं और वो मुझे आश्वासन देते हैं कि मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। वो मुझे गारंटी देते हैं।
और अब वो वहाँ पर उस इंजेक्शन को तब लेकर आए थे और वो मेरे गले के पास अब उस इंजेक्शन को लगा देते हैं। कुछ देर के बाद वो अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं कि अब जल्दी करो। किंग की बात को सुनकर अब स्वाति भी जल्दी ही अंदर जाती है, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा भी किंग के ऊपर विश्वास करती है कि शायद उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और क्योंकि आयशा मारवा की ये हालत कहीं ना कहीं उनकी वजह से थी, ये शायद स्वाति को उस समय महसूस हो रहा था, तो इसलिए उसने भी फिर इस ऑपरेशन को करने की ठान ली। और अब वो अपना सर्जिकल गाउन और मास्क पहन लेती है कि तभी स्वाति मल्होत्रा देखती है कि उसके सामने किंग भी एक सर्जिकल गाउन और मास्क पहनकर आ गए थे, क्योंकि वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का ऑपरेशन में साथ देने वाले थे। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब किंग से कहती है, ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल केस है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने मुश्किल केस को हैंडल नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। किंग, अब सबसे पहले हमें ब्लड का इंतजाम करना होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आयशा का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि जिस तरह से आयशा मारवा की हालत है तो ये ऑपरेशन बहुत ही बड़ा चलने वाला है। और ऑपरेशन में पहले ही उनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है और ऑपरेशन में भी उन्हें बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन में जितना ब्लड उनका खराब होएगा, साथ के साथ हमें उसे न्यू ब्लड भी चढ़ाना होगा। स्वाति के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि ए बी पॉजिटिव। ये कहते हुए ही अब किंग स्वाति से कहता है कि तुम ब्लड की चिंता मत करो, ब्लड सप्लाई में कोई भी कमी नहीं होगी, तुम बस अपना काम शुरू करो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना आश्वासन देता हूँ कि चाहे ये ऑपरेशन कितने भी घंटे क्यों ना चले, आयशा मारवा के लिए खून की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। किंग की बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? अगर मैंने आयशा की जॉइंट्स की सर्जरी शुरू की तो मुझे डर है कि कहीं फेफड़े की टूटी हुई हड्डी दिल के आर पार ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इनकी ये हालत है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑपरेशन करना नहीं जानती हूँ या मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उनके जॉइंट्स को खोलूंगी तो उनके फेफड़े की हड्डी उनके दिल से आर पार हो सकती है और इसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है और इससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, क्योंकि इतना क्रिटिकल केस तो मैंने भी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। स्वाति के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि मैं इसके दिल का ख्याल रख लूंगा और ब्लड सप्लाई भी मैं ही चेक कर लूंगा, उसे भी कम नहीं होने दूंगा। बस तुम सबसे पहले आयशा के बच्चे को बाहर निकालो, क्योंकि सबसे पहले उसके बच्चे को उसके बॉडी से निकालना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही तुम इसका कुछ कर सकती हो। और फिर उसके बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद तुम आयशा के जॉइंट्स पर सर्जरी शुरू कर देना, क्योंकि इस समय आयशा की डिलीवरी करानी बहुत ही जरूरी है। किंग की इस बात को सुनकर अब स्वाति थोड़ी डरी जरूर थी, लेकिन उसने अपने गुरु पर पूरा ही भरोसा था, क्योंकि जिस तरह से किंग उसे गाइड कर रहे थे उसी तरह से अब स्वाति मल्होत्रा को किंग के ऊपर विश्वास होने लगा था, क्योंकि किंग स्वाति के साथ मिलकर आयशा का ऑपरेशन मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को ही मिलाकर करने वाले थे। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा को भी उसके ऊपर एक प्राउड भी फील हो रहा था और कहीं ना कहीं वो मन में अब उन्हें अपना गुरु भी मानने लगी थी, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां स्वाति मल्होत्रा खुद घबराई हुई थी तो किंग तो अपनी इस बेटी की ऐसी हालत को देखकर भी नहीं घबराए और वो अब अच्छी तरह से स्वाति मल्होत्रा को गाइड कर रहे थे कि उन्हें कब क्या क्या करना है। एक तरफ जहां पर किंग ने आयशा के मुंह में एक रेड लिक्विड डाला था, जिसके असर से आयशा की हार्ट रेट अब नॉर्मल हो गई थी। हालांकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो किसी भी समय शायद अपने प्राणों को छोड़ सकती थी, लेकिन पता नहीं उस लिक्विड में ऐसा क्या था कि अब उनकी हार्ट रेट एकदम से ही नॉर्मल हो गई थी, जो कुछ समय पहले गिरती जा रही थी। तो स्वाति ने भी अब जल्दी से आयशा के पेट पर एक करके कट लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर उनका सिजेरियन से उनके बच्चे को उठाने वाली थी। स्वाति की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं थी, वो एक होनहार डॉक्टर थी। आज काफी कम समय में स्वाति ने आयशा मारवा की डिलीवरी भी कर दी थी। वो रोहित को अब आयशा के पेट से बाहर निकालती है और फिर वो किंग से कहती है, इट्स ए बेबी बॉय किंग। किंग ने जब ये सुना तो वो अब खुशी से वहीं पर ही नाचना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी को वहां पर ऐसे मरा हुआ के बराबर देखकर अब वो फिर से अपनी इमोशंस को दबा लेते हैं। अगर उस समय शायद आयशा मारवा की तबीयत भी शायद ठीक होती तो शायद किंग नाचने भी लग जाते।
उनका बस चलता तो वो पूरे ही राजमहल को सजवा देते और पूरे ही पेरिस को दावत देते, लेकिन आज जो हालत आयशा मारवा की थी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अब अपनी खुशी को भी अंदर ही अंदर दबाना पड़ रहा था, क्योंकि जहां वो रोहित के लिए बहुत ही खुश थे तो अपनी बेटी की हालत को देखकर वो इतने ही दुखी भी थे। स्वाति ने उस वक्त आयशा मारवा के बच्चे को दूसरी तरफ लेटा दिया था और अब वो आयशा मारवा के जॉइंट्स की सर्जरी शुरू कर देती है। और यहाँ किंग ने अब आयशा की हार्ट रेट को नॉर्मल तो कर किया हुआ था और साथ के साथ अब वो ब्लड सप्लाई भी कंटिन्यूसली उसको दे रहे थे। आज यहाँ स्वाति के मन में बहुत सवाल थे कि आखिर यहाँ पर इतनी आसानी से आयशा के ग्रुप का ब्लड कैसे मिल गया, और दूसरा कि किंग को आयशा के ब्लड ग्रुप का कैसे पता था, क्योंकि स्वाति उस समय नहीं जानती थी कि ये उनकी बेटी है। यहाँ स्वाति को ऑपरेशन करते हुए 20 घंटे हो गए थे और पूरे 20 घंटे बाद आयशा मारवा का ऑपरेशन स्वाति ने पूरा कर दिया था। ये देखकर अब स्वाति कहती है कि मैंने ऑपरेशन पूरा कर दिया है, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैंने अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया है। इसके अभी ये खतरे से बाहर नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, तो इसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। स्वाति की ये बात सुनकर अब किंग भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो अपना सर्जिकल गाउन और मास्क को उतार देते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। और फिर अब वो नन्हे से रोहित को अपनी गोद में लेकर अब बाहर चले जाते हैं, जहां पर बड़ी रानी उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। बड़ी रानी ने अब किंग से कहा, क्या हम इसे अपनी गोद में ले सकते हैं, क्योंकि रोहित को किंग के हाथों में देखकर बड़ी रानी का भी बड़ा मन कर रहा था कि वो भी एक बार उसे अपने हाथ में लेकर देखें। बड़ी रानी की इस बात पर किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ बड़ी रानी भी अब बड़े ही ध्यान से नन्हे से रोहित को अपनी गोद में लेकर कहती है कि बहुत बहुत बधाई हो किंग, आप नाना बन गए हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनकर किंग ने बस अपना सिर झुकाते हुए थैंक यू कहा। बड़ी रानी की ये बात स्वाति ने सुन ली थी और वह वो हैरानी से कभी किंग को देख रही थी तो कभी बेड पर लेटी हुई आयशा मारवा को, क्योंकि जब स्वाति मल्होत्रा ने बड़ी रानी की बात को सुना तब वो समझ जाती है कि इन दोनों का रिलेशन एक बाप बेटी का है, इसलिए स्वाति हैरानी से उन दोनों को देखती है। स्वाति हैरान थी कि वो इतने वक्त से किंग के साथ काम कर रही थी, किंग ने तो उसे भनक भी नहीं लगने दी, यहाँ तक कि उसे बिल्डिंग में भी जब किंग आए थे तो तब भी स्वाति को एहसास भी नहीं हुआ था। और अब अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब स्वाति कहती है कि आयशा मारवा आपकी बेटी है, क्योंकि स्वाति इस बात को लेकर बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन के लिए किंग उसकी हेल्प कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनका कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी बेटी होती तो उसके हाथ कांप रहे होते अपनी ही बेटी का ऑपरेशन कराने में, क्योंकि जिस समय किंग स्वाति मल्होत्रा का साथ दे रहे थे आयशा मारवा के ऑपरेशन में, उन्होंने अपने मन को बड़ा ही स्थिर रखकर वो उस काम को कर रहे थे। इसलिए स्वाति हैरान थी कि एक बाप अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर भी कैसे इतना स्थिर हो सकता है। स्वाति के इस सवाल पर अब किंग और बड़ी रानी का ध्यान अब स्वाति पर गया। बड़ी रानी ने अब स्वाति से कहा कि अरे तुम पहले कुछ खा लो और खूब सारा आराम करो। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब स्वाति को एक रूम में बने हुए टेबल के पास लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं आराम करो, मैं सर्वेंट से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। किंग भी अब वहीं पर ही बने हुए एक रूम में चले जाते हैं और खुद मिरर के पास खड़े होकर अब अपना मास्क उतारते हैं, क्योंकि जिस समय किंग वहां पर आयशा मारवा और उन औरतों को बचाने आए थे उस समय भी उनके चेहरे पर एक मास्क था जिसे उसे पता ही नहीं था कि इस मास्क के पीछे कौन है। इवन जब वहां पर आयशा मारवा का ऑपरेशन चल रहा था तो तब भी उनके चेहरे के ऊपर एक मास्क था। वो अब एक गहरी सोच में थे कि पहले मैंने सोचा था कि मैं मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अब नहीं, उस कंपनी का मालिक मेरा बच्चा होगा। किंग यही सोच रहे थे कि तभी अब उन्होंने मिरर के पीछे खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा को देख लिया था। स्वाति को वहां पर देखकर अब किंग ने कहा कि तुम सुधरोगी नहीं। ये कहते हुए ही किंग ने अपना मास्क फिर से पहन लिया था और अब वो स्वाति से पूछते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कितना वक्त लगेगा आयशा मारवा को अब होश में आने के लिए।
किंग की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आयशा की हालत के बारे में तो आप भी जानते ही हैं ना कि उनकी हालत कैसी है। हमें उन्हें कुछ घंटों के लिए या ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो क्योंकि तुम्हारी भी हालत कुछ ठीक नहीं है और अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम भी थोड़ा सा आराम करो। एक बात याद रखना कि ये रूम काफी है तुम्हारे और आयशा के लिए। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती है तो तुम भी यहाँ से कहीं मत जाना, ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। अब किंग की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए स्वाति ने जब अनिका को देखा तो अनिका की आंखों से अभी लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अपनी बात को खत्म करती है तो अब अनिका की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि अनिका तो अपनी माँ की इन सारी बातों को सुन सुनकर ही रो रही थी। अब वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। हालांकि अनिका अपनी इमोशंस को संभालना अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन आज अपनी माँ के मुंह से इतनी दर्द भरी दास्तां को सुनकर अब अनिका भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अनिका जानती थी कि इस वक्त अंजलि मामी की क्या हालत थी। अब अनिका आयशा मारवा की कंडीशन के बारे में भी सोचकर ही काफी परेशान हो रही थी कि उन्होंने सच में कितना दर्द सहा था। अपनी माँ को अब वो गले लगाकर कहती है, माँ मैं उस वक्त की आपकी तकलीफों को तो कम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस समय आपने कितनी ही तकलीफें झेली हैं वो तो शायद मैं कम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब नहीं। कुछ देर तक अपनी माँ को अब अपने ऐसे ही गले से ही लगाने के बाद अब अनिका ने स्वाति मल्होत्रा से पूछा, माँ क्या उस वक्त आपको पापा की याद नहीं आई थी? क्योंकि जिस कंडीशन में आप खुद थी, जब आप खुद प्रेग्नेंट थी, तब क्या आपको इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी क्या आपको पापा की याद नहीं आई कि पापा का आपके साथ होना कितना जरूरी था? या आपको ऐसा नहीं लगा था कि अगर उस वक्त पापा आपके साथ होते तो? अनिका इतना ही कहती है और इतना कहने के बाद अब अनिका चुप हो जाती है। वो अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाती। अपनी बात को इतना ही छोड़ने के बाद अब अनिका खामोश हो जाती है। अनिका की बात का अब जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? अपनी माँ को उसका आंसर ना देते हुए एक सवाल पूछते हुए अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तब अनिका को ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से पूछती है कि तुम बताओ, क्या तुम्हें उस वक्त जब तुम खुद प्रेग्नेंट थी, तो क्या जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पेट में थे तो क्या तुमने उस समय ऐसा सोचा था कि अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे बच्चों का पिता कौन है तो क्या तुम भी यही सोच रही थी कि तुम्हें भी उसके साथ की जरूरत है, कि वो भी तुम्हारे साथ होना चाहिए? क्या उस वक्त तुम रोहित के पास चली जाती अगर तुम्हें पता होता तो? स्वाति के इस सवाल पर अब अनिका एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है, लेकिन वो काफी कुछ सोच समझकर अब अनिका कहती है, पता नहीं माँ, और मैं उस समय क्या करती और क्या नहीं करती, लेकिन आप तो जानती ही है ना कि उस वक्त मैं कितनी मोटी थी और मनाली के ही गुलेरिया हाउस में उस समय मैं कैद थी। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। आप खुद ही सोचिए कि क्या मेरे लिए उस वक्त बिजनेस टाइकून मिस्टर रोहित मारवा से मिलना इतना आसान होता क्या? क्योंकि उस समय मेरी जो कंडीशन थी वो तो बिल्कुल ही अपोजिट थी। तो आप ही बताइए कि अगर उस समय मुझे पता होता कि मिस्टर रोहित मारवा ही मेरे बच्चों का पिता है, तो क्या मुझे पता होते हुए भी क्या मैं उनसे मिल पा सकती थी? क्या मेरे लिए ये इतना आसान होने वाला था? आप खुद ही सोचिए। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि रोहित ने 6 साल पहले ही तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया था। उस रात की सुबह अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका फटी हुई आंखों से ही बस अपनी माँ को ही देख रही थी कि उनकी माँ अब क्या कह रही हैं। अनिका को अपनी माँ की आंखों में रोहित के लिए प्राउड के साथ साथ रोहित के ऊपर विश्वास नजर आ रहा था, क्योंकि जब अनिका अपनी माँ की तरफ देख रही थी तो उसकी माँ को रोहित पर बड़ा ही प्राउड हो रहा था। वो रोहित के बारे में बड़ा ही प्राउडली बात कर रही थी। अनिका ने अब अपनी माँ से कहा, जब आपको रोहित के ऊपर इतना ही भरोसा था तो आपने मुझे V16 पावर ड्रग को लेकर रोहित की परीक्षा लेने के लिए फिर क्यों कहा था? क्योंकि जिस तरह से आप रोहित के बारे में बात कर रही हैं तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आपको मिस्टर मारवा के ऊपर स्टार्टिंग से ही बहुत ही प्राउड फील होता था। और जिस तरह से आप बता रही हैं उस तरह से तो आप मिस्टर मारवा को स्टार्टिंग से ही जानती है। तो अगर ऐसा था तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए ना कि आपने फिर मुझे रोहित की परीक्षा को लेने के लिए क्यों कहा था, अगर आप सब कुछ सच सच जानती थी तो।
अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि क्योंकि बेटा मैं उस समय देखना चाहती थी कि जितना प्यार तुम रोहित मारवा से करती हो, क्या रोहित मारवा भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं। मैं उस समय कोई परीक्षा नहीं बल्कि मैं तुम्हारे प्यार की एक परीक्षा लेना चाहती थी। मैं बस यही देखना चाहती थी कि रोहित भी तुमसे कितना प्यार करता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आपने और पापा ने जितनी रोहित की परीक्षा ली है ना, वो बहुत ही ज्यादा ली है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर उसका 1% पर भी अगर किंग ने मेरी परीक्षा ली तो क्या होगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वो तो लेंगे ही, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि किंग ऐसे ही कुछ भी नहीं करते हैं। किंग कभी कुछ बोलते नहीं है अनिका, और वो ये तो जानते ही हैं कि शादी से पहले करण ने रोहित को कितना ही परेशान किया था। भले ही उस वक्त करण गुलेरिया ये नहीं जानते थे कि इंपीरियल ग्रुप के का किंग कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा ही है। क्योंकि ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जिस समय तुम्हारी और रोहित की शादी की बात चल रही थी उस समय करण गुलेरिया ने मतलब तुम्हारे पापा ने भी रोहित की कितनी ही परीक्षाएं ली थी। और ये बात शायद मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि किंग को भी ये बात जरूर ही पता होगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, किंग कुछ भी नहीं करेंगे। अनिका की इस बात पर अब स्वाति उसे गले से लगाकर कहती है, ऐसा कुछ ना हो तो ही अच्छा है, वरना उस बूढ़े किंग का तो कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकती हूँ। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि आप रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब किंग पापा को भी अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ पर हम लोगों के रिश्तों को भी। तो आप रिलैक्स हो जाओ, किंग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये कहते हुए ही अब अनिका कहती है कि माँ मैं एक बार रोहित से मिलकर आती हूँ, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया है, पता नहीं उनकी भी तबीयत कैसी होगी आयशा मारवा माँ को देखकर। अनिका की इस बात पर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसे अपनी बेटी पर प्राउड होता है कि उसकी बेटी भी सब तरह से सबके बारे में सोचती है। इससे पहले कि अनिका उठकर अपने रूम से बाहर निकलने वाली थी कि तभी पता नहीं अनिका को क्या याद आया। तभी वो फिर से वापस से मुड़कर अब अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से फिर से पूछती है, माँ क्या किंग एक डॉक्टर भी है। अनिका के अचानक से इस सवाल पर अब स्वाति की अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर कहती है, नहीं बेटा वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने मेडिकल की काफी बुक्स को पढ़ा हुआ था और शायद वो अभी भी पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए उन्हें नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने डॉक्टरी नहीं की हुई है। वैसे अगर वो चाहे तो वो भी बन सकते हैं। अपनी माँ की बात को सुनकर अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका किंग के साथ काफी समय उसके महल में रहकर आई है, तो वो भी इतना तो किंग को जानती ही थी कि वो क्या कर सकते थे। और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने रूम से बाहर निकल जाती है। तो अब वो एलिवेटर से सीधा ही अब बटन को प्रेस करके अब 3rd फ्लोर पर चली जाती है। अनिका अपने दिमाग में अभी बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसे कुछ बातों का अब तक पता चल गया था। और वो कुछ ही देर के बाद अब अनिका यही सब सोचते हुए आयशा मारवा के रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। अनिका जब दरवाजे को नॉक कर रही थी तो कुछ ही देर के बाद जब रोहित ने दरवाजा खोला तो सामने अनिका को देखा। अनिका को दरवाजे के बाहर देखकर रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और अब रोहित मारवा अनिका से कहता है, अनिका अंदर आ जाओ। रोहित के कहने से अब अनिका भी अंदर आकर अब उस रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। वहां रोहित अब आयशा मारवा के रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि रोहित भी अब अनिका से बात करना चाहता था और वो अभी आयशा मारवा के पास बैठकर कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी माँ को कब होश आ जाए और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उन दोनों के बीच में हो रही बातों को सुने। इसलिए रोहित पहले ही आयशा मारवा के कमरे में बनी हुई बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अब अनिका भी आयशा मारवा के पास थोड़ी देर बेड पर ही बैठती है और फिर उसके सिर पर अपना प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, डोंट वरी माँ, सब ठीक हो जाएगा, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। क्योंकि अब तक अनिका को भी आयशा मारवा की दर्द भरी कहानी पता चल गई थी, इसलिए अब अनिका को अपनी आयशा मारवा के केस के ऊपर और भी ज्यादा सिंपैथी हो रही थी कि सच में उसकी आयशा मारवा ने कितने ही कष्ट झेले हैं।
इसलिए वो अब प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती है और साथ के साथ कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब आगे से आपको कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ही अब अनिका फिर थोड़ी देर तक तो आयशा मारवा के पास बैठती है, लेकिन अब वो फिर रोहित के पास जाकर अब उसे पीछे से हग कर लेती है।